ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 17 है और ये ऑन ऑफेंसेस की बात करता है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं। सो इसमें थिफ्ट है, डिकॉयटी है, रॉबरी है, एक्सटॉर्शन है, उसके अलावा हाईजैकिंग है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशंस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिमिनल जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसको कवर किया था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो सेक्शन नंबर 405 से लेकर सेक्शन नंबर 409 तक। सो यहाँ हमने इसको कॉपी किया हुआ है क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 17 है ना इसके अंदर मिनी सब थीम्स हैं, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये वो ऑफेंसेस हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो हैं वो कमिट किए जाते हैं। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे इस लेक्चर में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। सो इसमें हमने एक चीज़ देखी चैप्टर नंबर 17 में कि इसमें जितनी भी ऑफेंसेस हैं वो किससे रिलेटेड है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर जो 17 है ये स्टार्ट होता है थिफ्ट से, ठीक है। थिफ्ट सेक्शन नंबर 378। सो इसमें अगर हम एक सीक्वेंस देखें तो इसमें सीक्वेंस ये है कि थिफ्ट की डिफिनीशन में हम ये देखा था कि जो प्रॉपर्टी होती है वो जो अक्यूज्ड होता है वो खुद किसी की पोजीशन से जो है वो टेक करता है इन विदाउट देयर कंसेंट। तो ये थेफ्ट की डिफिनेशन है। फिर उसके बाद अगर इसका हम सीक्वेंस देखें तो उसमें के बाद हमने जो जिस कंसेप्ट को देखा था वो है एक्सटॉर्शन। और एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि एक्सटॉर्शन में सेम जो यही प्रॉपर्टी होती है वो जो विक्टिम होता है वो डिलीवर कर रहा होता है एक्यूज्ड को, ठीक है। लेकिन वो जो डिलीवरी होती है वो क्या होती है, वो फ्री विल के अंडर नहीं होती, बल्कि जो अक्यूज्ड होता है वो विक्टिम को एक फियर में मुब्तला करता है जिसकी वजह से जो विक्टिम होता है वो खुद अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको दे देता है, डिलीवर कर देता है। यानी टिकट में तो जो मुल्जिम है वो खुद किसी विक्टिम से ले लेता है। एक्सटॉर्शन में जो मजलूम है यानी जो विक्टिम है वो खुद मुल्जिम को देता है, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं बतखपुरी। ओके। सो फिर इसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जिस कंसेप्ट को देखा वो है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। और क्रिमिनल जो मिस अप्रोप्रिएशन है उसमें हमने ये देखा क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो इसमें जो अक्यूज्ड होता है वो ना तो प्रॉपर्टी किसी के कब्जे से पोजीशन से लेता है, ना ही उसको प्रॉपर्टी डिलीवर होती है, बल्कि ये जो प्रॉपर्टी होती है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में वो उसको किसी जगह पे पड़ी हुई मिलती है, जैसे रोड है, सड़क है, या कोई भी ऐसी जगह है, ठीक है, जो नॉट इन द पोजीशन होगी। यानी अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें ना प्रीवियस लेक्चर में तो इसकी जो डिफिनीशन है वो ये कहती है कि अगर कोई शख्स जो है वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने यूज़ के लिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ओके सॉरी ये तो सॉरी ठीक है, कहते हैं कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशंस में जो हु एवर होता है वो डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को क्या करता है, मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने ओन यूज़ के लिए। जैसे थिफ्ट में यहाँ पे वर्ड लिखा होता था टेक और एक्सटॉर्शन में वर्ड लिखा होता था डिलीवर, ठीक है। तो इन टर्म्स की वजह से उनकी जो मीनिंग्स हैं वो पूरी डिफिनेशन बदल जाती है। यानी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशंस में ना तो जो हु एवर है वो किसी से प्रॉपर्टी लेता है, ना ही जो विक्टिम है वो उसको प्रॉपर्टी दे रहा होता है, बल्कि ये जो हु एवर है उसको प्रॉपर्टी किसी जगह पे मिलती है, ठीक है। लेकिन बाद में वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो क्या करता है, उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है या उसको कन्वर्ट कर देता है अपने यूज़ के लिए। सो ये कंसेप्ट जो है ये हमने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में देखा। अब ये जिस कंसेप्ट को हम देख रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, ये जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है उसको कहते हैं फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। यानी वो रिलेशनशिप जो ट्रस्ट की बुनियाद पर कायम होते हैं। यानी एक बात तो हमें यहाँ से समझ में आ गई कि अगर फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है तो जो मालिक होता है किसी प्रॉपर्टी का ओनर या जो पोजेसर होता है वो अपनी आज़ादाना मर्जी और ट्रस्ट के साथ जो है वो प्रॉपर्टी किसको देता है, हु एवर के हवाले करता है। फिर बाद में ये जो हु एवर है वो उस ट्रस्ट को तोड़ता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो है वो उसको मिसयूज़ करता है। सो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का थीम है।
सो ये जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसको समझना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप इसको नहीं समझते तो जितने भी आगे हम सेक्शंस देखेंगे, जैसे बैंकिंग क्राफ्ट फ्रॉड है या करप्शंस वगैरह के केसेस होते हैं या एम्बिजनमेंट के केसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि हु एवर में कोई भी शख्स हो सकता है, वो पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, वो आम सिटीज़न भी हो सकता है, वो कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई सर्वेंट भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, कोई एजेंट भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी शख्स इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। सो ये कहते हैं कि हु एवर बीइंग इन एनी मैनर एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वो जो हु एवर है उसको किसी ने ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी या अथॉरिटी जो है वो दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर्टी की, कि अगर वो क्या है, इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी है, यानी जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, वो वॉलंटरली इस हु एवर को, किसी दूसरे इंसान को अपनी प्रॉपर्टी देता है। किस उम्मीद के साथ? कि ये इंसान मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक इस प्रॉपर्टी को हैंडल करेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरेस्टमेंट। यानी इंटरेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करें, बल्कि इंटरेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर हम बैंक में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपए जो है वो डिपॉज़िट करवाते हैं, कि बैंक ओनर तो नहीं बन जाती ना, वो पैसा जो है वो बैंक को इंटरेस्ट हुआ होता है। अब यहाँ पे ये जो फ्रेज़ लिखा हुआ है इन एनी मैनर का मतलब ये होता है कि वो जो मैनर होता है एनी इंटरेस्टमेंट का, वो कोई भी हो सकता है, वो रिटर्न तरीके से भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है। सो जो मैनर है वो कोई भी हो सकता है। सो हु एवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। डोमिनियन और प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? यानी पावर टू कंट्रोल प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे लिखा है ना, प्रॉपर्टी एंड डोमिनियन और प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी जो है इसमें कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो शामिल हो सकती है, ठीक है। इसमें ज्वेलरी, कोई व्हीकल, कोई लैपटॉप, कोई डॉक्यूमेंट्स, या कोई गोल्ड है, कोई गुड्स है, वो सब कुछ इसमें हो सकता है। और जो डोमिनियन है, डोमिनियन का ये मतलब होता है कि अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे पास फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन अगर उसका जो कंट्रोल है, यानी जो लीगल कंट्रोल है, वो तुम्हारे पास हो। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, जो बैंक मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनके पास हर वक्त जेब में पैसे तो नहीं होते, लेकिन उनके पास कंट्रोल होता है उस कैश के ऊपर। या जो कैशियर है, ठीक है, वो पैसा उसका अपना नहीं होता कैशियर के पास, आल तो उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उस पैसे के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो डोमिनियन और प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। या कंपनी अकाउंटेंट्स होते हैं, या अगर कोई वेयर हाउस है, उसका कोई मैनेजर है, तो इन सब के पास हर वक्त प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती, लेकिन उनके पास उस प्रॉपर्टी कंट्रोल होता है। सो इस कंट्रोल को क्या कहते हैं? डोमिनियन। आगे कह रहे हैं कि अगर वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है या उसको कन्वर्ट करता है टू हिज ओन यूज़ दैट प्रॉपर्टी। अब ये जो फ्रेज़ हैं ये कहाँ से लिया गया है? ये जो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की डिफिनीशन है उससे लिया गया है, कि हु एवर डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज़ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मूवेबल का वर्ड है, वहाँ पे प्रॉपर्टी का वर्ड लिखा हुआ है। यानी अगर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला जो लेक्चर है उसको लाजमी समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो सारी कंसेप्ट है ना, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉइटी या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ये सारे आपस में लिंक हैं। इसको अपनी सीक्वेंस में समझना है। अगर आप थेफ्ट को नहीं समझे तो आप एक्सटॉर्शन को नहीं समझ सकते, अगर आप एक्सटॉर्शन को नहीं समझे तो फिर आप रॉबरी को नहीं समझ सकते, अगर आप रॉबरी को नहीं समझे तो आप डिकॉइटी को नहीं समझ सकते। तो ये सारी जो है ना ये आपस में लिंक हैं। सो इस वजह से जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसको अगर हम सिंपल लफ्ज़ में दोबारा से मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, यानी मेमोरी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये होती हैं कि अगर आप किसी से प्रॉपर्टी लेते नहीं हो, ना ही आपको कोई देता है, आपको कहीं पे मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल रास्ते पे या कहीं भी आपको मिल जाती हैं, तो आपने यानी आपका बेड इंटेंशन तो नहीं था, आपको तो मिल गई है वो, आपने किसी की पोजीशन से तो नहीं ली, ठीक है। जब आपको प्रॉपर्टी मिल गई है उसके बाद अगर आपकी नीयत में फतूर आ जाता है और आप उस प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो, मिसअप्रोप्रिएट करते हो, ठीक है। और
यानी उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हो, या उस प्रॉपर्टी को आप डिसऑनेस्टली कन्वर्ट करते हो किस चीज़ में, अपने यूज़ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे गोल्ड की चेन मिल गई, आप जाके उसको सेल कर देते हो, सही है। या अगर आपको गोल्ड की चेन मिल गई फॉर एग्जांपल, आप उसको पिघला के आप उसको अंगूठी बनवा देते हो, तो ये क्या है, ये कन्वर्ट है। और आपने ये सब कुछ कैसे किया है, डिसऑनेस्टी है। और वो क्या होना चाहिए, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फिर इसको कहते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, सो ये सेम वही फ्रेज़ हैं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं किसी प्रॉपर्टी, या उसके पास कोई लीगल कंट्रोल है प्रॉपर्टी का, और वो डिसऑनेस्टली उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है टू हिज ओन यूज़ दैट प्रॉपर्टी, यानी उस प्रॉपर्टी को। अब आपके जहन में शायद ये सवाल हो कि अगर ये सेम फ्रेज़ यहाँ पे भी हैं और वहाँ 403 में भी हैं, तो फिर 405 में इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे 405 जो है ना, ये इस तरह डिफरेंस है कि इसका जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, वो है इंटरेस्टमेंट। सो इसका बिल्कुल मुकम्मल फोकस जो है वो इंटरेस्टमेंट के ऊपर है। ओके, सो अगर वो क्या करता है, मिसअप्रोप्रिएट करता है, डिसऑनेस्टी, और जो डिसऑनेस्टी का कंसेप्ट है ये पाकिस्तान पिनल कोड ने डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 24 में। तो इसको देखते हैं कि डिसऑनेस्ट किसी क्या मुराद है। सो डिसऑनेस्टली कहते हैं कि हु एवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, one person or to wrongful loss to another person is said to commit the thing dishonesty। अगर कोई शख्स जो है वो क्या करता है, इस इंटेंशन के साथ कोई काम करता है कि वो wrongful गेन जो है वो खुद खुद को हासिल करे, और या किसी दूसरे शख्स को वो रॉन्गफुल लॉस जो है वो कॉज करे। अब ये जो रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल लॉस है, इसको भी ये आप देखते सकते हैं सेक्शन नंबर जो ऊपर का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 23, उसमें उसने डिफ़ाइन किया हुआ है 23। ओके, तो जो रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल गेन इज़ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड, यानी किसी ऐसी प्रॉपर्टी का फ़ायदा हासिल करना जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं हैं, और वो फ़ायदा आप किस तरीके से कर रहे हैं, किन मीन्स के ज़रिए से, अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए से। और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, यानी किसी को कोई नुकसान पहुंचाना, ठीक है। और जब आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो शख्स जो है उस चीज़ के लिए वो लीगली एंटाइटल होना चाहिए, और आप जिस तरीके को अपना रहे हैं वो तरीका क्या होना चाहिए, वो अनलॉफुल होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है रॉन्गफुल लॉस। सो यहाँ पे ज़रूरी क्या चीज़ है कि अगर आपके पास किसी ने कोई चीज़ अमानत रखवाई है, यानी प्रॉपर्टी रखवाई है, या आपके पास कोई लीगल राइट है उस प्रॉपर्टी का, और आप उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करते हो, या उसको अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट करते हो उस प्रॉपर्टी को, और dishonestly uses or dispose of that property in violations of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged। ओके, सो यहाँ पे जो दूसरा टर्म्स यूज़ हुआ है वो क्या है कि अगर वो डिसऑनेस्टली उसको यूज़ करता है, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी को जिस पर्पस के लिए आपको दिया गया था, इंटरेस्ट किया गया था, आप उसके अलावा जो है उसका इस्तेमाल करते हो। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उसको रिलीफ फंड जो है वो दिए गए हैं, अब वो उन पैसों से क्या करता है, अपना घर रिनोवेट कर लेता है। तो ये क्या है, ये उसने उस प्रॉपर्टी को यूज़ में जो है वो ले आया है। और आगे कहते हैं कि आर डिस्पोज ऑफ मीन्स प्रॉपर्टी का जो लीगल फेट है उसको चेंज कर देना। जैसे अगर आप उसको बेच देते हो, या किसी को गिफ्ट कर देते हो, या उसको गिरवी रखवा देते हो, या ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि जो ऑफेंडर है वो खुद यूज़ करे, वो प्रॉपर्टी किसी और को भी दे सकता है। सो आगे फ्रेज है, ओके, डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशंस ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ लॉ है इसकी की एग्जांपल इस तरह है कि ये जो ट्रस्ट होता है ये हर बार कंट्रैक्ट से पैदा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि लॉ खुद जो है वो डायरेक्शन देती है, जैसे एग्जीक्यूटर ऑफ अ विल की, ठीक है, या जो गार्डियन का कंसेप्ट है, या पब्लिक सर्वेंट, या ट्रस्टी। इन लोगों को लॉ क्या कहती हैं कि प्रॉपर्टी को, यानी लॉ उनको ये बताती है कि आपने प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करना है। अगर वो उस लीगल डायरेक्शन के खिलाफ जाते हैं तो फिर ये क्या है, ये इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए, उसको कोर्ट ने
बी जो एक माइनर है उसका लीगल गार्डियन मुकर्रर किया है, और उस गार्डियन को ये कहा गया है कि आपने माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करना है, यानी कोर्ट ने उसको अथॉरिटी दी है। अब लॉ ये कहती है उसको कि आप माइनर की बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करो, बी की बेनिफिट के लिए। अब गार्डियन साहब क्या करते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को खुद बेचकर जो पैसा उससे कमाते हैं वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिर ये क्या है, ये वायोलेशंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ है। या जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक कोई एग्जीक्यूटर अगर है, एग्जीक्यूटर मींस जो विल एग्जीक्यूट करने वाला शख्स होता है, ठीक है। सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटी होती है कि वो डिसीज्ड की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की जो विल होती है उसके मुताबिक उसके जो बेनिफिशरीज होते हैं उनमें तकसीम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या चीज़ है, उसमें ज्वेलरी शामिल है, ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूटर है वो क्या करता है कि उस ज्वेलरी को उस बेनिफिशरीज़ में तकसीम करने के बजाय अपने वाइफ को गिफ्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या है, वो इंटरेस्टेड था ना, लॉ ने उसको इंटरेस्टेड किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने ना सिर्फ ट्रस्ट तोड़ा है बल्कि जो लॉ की डायरेक्शंस है उनकी भी वायलेशन की है। तो ये भी क्या कहते हैं कि इन वायलेशंस ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ है। ओके, प्रिस्क्राइबिंग द मूड इन विच सच ट्रस्ट टू इज टू बी डिस्चार्ज, यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि डिफरेंट मूड जो है वो हो सकता है। यानी लॉ अगर उनको कोई मूड प्रिस्क्राइब करें, उसको ये कहे, यानी ये डायरेक्शन दें कि ट्रस्ट आपने परफॉर्म कैसी करनी है, ठीक है। यहाँ पे लॉ जो है वो सिर्फ ये तो नहीं कहती ना कि भाई तुम प्रॉपर्टी संभालो, तो वो पूरा एक जो मूड होता है वो प्रिस्क्राइब करती है, वो तरीके भी बताती है ना कि आपने किस तरीके से इसको संभालना है, सही है। तो अगर उस तरीके को वायलेट हो जाए तो फिर ये वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ होगी, प्रिस्क्राइबिंग द मूड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज। अब यहाँ पे लॉ जो है ये दूसरा कंसेप्ट बताते हैं, ये कहते हैं कि और ऑफ एनी लीगल कंट्रैक्ट, यानी यहाँ पे हर एक जो हर ट्रस्ट जो है ना वो लॉ से भी पैदा नहीं होता कि ये इस फ्रेज को एक्सप्लेन करे इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन चूंकि हर ट्रस्ट लॉ से पैदा नहीं होता, कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो कंट्रैक्ट से पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंकिंग का एग्रीमेंट है, कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तोड़कर प्रॉपर्टी मिसयूज़ की जाए तो फिर सेक्शन नंबर 405 जो है वो लागू हो सकती है। लेकिन शर्त ये है कि ये जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर तो ये इलीगल है, फिर तो एनालिसिस मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब आगे कहते हैं कि एक्सप्रेस आर एम्प्लाइड। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस आर एम्प्लाइड, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और ये एम्प्लाइड भी हो सकती हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि यानी टर्म्स जो है वो क्लियरली बता दी गई हों रिटन फॉर्म में, रिटन एग्रीमेंट जैसे होता है या ओरल एग्रीमेंट, जहाँ दोनों ने क्लियरली कंडीशंस जो हैं वो डिसाइड कर ली हों। और जो एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यानी किसी ने लफ्ज़ों में नहीं कहा बल्कि जो सर्कमस्टांसेस हैं लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समझ आती है। और यही जो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारी यानी जो रोज़मर्रा की जो हमारी डेली लाइफ है ना, ये इसी एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो चलती है। देखें फॉर एग्जांपल अगर हम वर्कशॉप पे जाते हैं, अपनी गाड़ी देते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, तो हम कोई उनके साथ कोई एग्रीमेंट तो नहीं करते रिटर्न, लेकिन हर मैकेनिक की एक एम्प्लॉयड ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, वो कार को रिपेयर करे, ना कि उसे बेच दें, ठीक है। सो ये क्या है, ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है और ये दिन में मतलब कई कई बार जो है हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। So आगे ये कहना है कि which he has made touching the discharge of such trust, यानी यहाँ पे जो ही है वो कौन है, वो ट्रस्टी है इन जिसके पास माल जो है वो इंटरेस्टेड पड़ा हुआ है, दिया गया है उसको। टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट, टचिंग का मतलब छूना नहीं होता, जो टचिंग है यूजुअल टचिंग वो नहीं है। टचिंग का मतलब होता है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड में यूज़ होता है क्योंकि लॉ भी पुराना है। तो टचिंग का मतलब यहाँ पे है रिलेटेड टू, यानी कंसर्निंग या कनेक्टेड विद, ठीक है। किस चीज़ के रिलेटेड टू, लाजिम बात है उस ट्रस्ट की ड्यूटी को जो लॉ ने उसको दिया हुआ है, चाहे वो इम्प्लाइड तरीके से हैं चाहे वो एक्सप्रेस तरीके से हैं। सो डिस्चार्ज यानी जो डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट है इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट की ड्यूटी को परफॉर्म करना या उसको पूरा करना, यानी जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टी उसको दी गई थी उस ड्यूटी को निभाना, ठीक है।
सो आगे ये कह रहे हैं कि आर विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू डू। विलफुली मीन्स यानी डिलिबरेटली, इंटेंशनली, ठीक है। अगर कोई शख्स जो है वो खुद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि वो इंटेंशनली या डिलिबरेटली जो है किसी और शख्स को क्या करता है, सफ़र सफ़र का मतलब ये है यहाँ पे अलाउ करना, कि किसी दूसरे शख्स को अलाउ करे कि आप ऐसा करो, ठीक है, तो फिर उस शख्स ने क्या कमिट किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर सादा ज़बान में हम सेक्शन नंबर 405 की डिफिनेशन को समझने की कोशिश करें, तो ये सेक्शन ये कहता है कि जब किसी शख्स को ट्रस्ट के साथ कोई प्रॉपर्टी या उस पर जो कंट्रोल होता है यानी डोमिनियन अगर दिया जाए, और वो जो शख्स होता है यानी हु एवर होता है वो उस ट्रस्ट को तोड़ देता है, यानी उस ट्रस्ट को तोड़ते हुए वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्रॉपर्टी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, या उसको क्या करता है, बेच देता है या यानी कन्वर्ट कर लेता है, या उसका डिसऑनेस्ट यूज़ यानी गलत इस्तेमाल करता है, लॉ या जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी शराइत की अगर वो खिलाफ वर्जी करता है, या जानबूझकर किसी और को वो करने दे, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। यानी अगर इसकी डिफिनेशन को हम उसमें समझें, फार्मूले के ज़रिए से समझें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस डिफिनेशन में या इस कंसेप्ट में, वो है इंटरेस्टमेंट। सो इंटरेस्टमेंट होनी चाहिए, वो लाजमी शर्त है, क्योंकि हर डिफिनेशन के देखें कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, ठीक है। और जब हम प्रूव करते हैं उस ऑफेंस को, तो हमें उनकी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको प्रूव करना होता है। अगर कोई एक एलिमेंट भी प्रूफ ना हो सके तो फिर जो पूरी डिफिनेशन है वो प्रूव नहीं होती, फिर ऑफेंस नहीं बनता, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो है इंटरेस्टमेंट। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, वो है डिसऑनेस्टी। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, वो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CBT यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर ए है कि ए बीइंग एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। एक शख्स है, ठीक है, मरने वाला है, उसकी जो विल है, जो वसीयत है, लॉ ने उसको क्या किया है, उसका एग्जीक्यूटर जो है वो मुकर्रर किया है। अब लॉ ओके, वो क्या करता है कि डिसऑनेस्टली डिसोबे द लॉ, वो लॉ को डिसओबे करता है। और कैसे करता है डिसओबे, विच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द विल, यानी लॉ ने उसको ये डायरेक्शन दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइब द मूड इन विच द ट्रस्ट इज़ टू बी डिस्चार्ज। अब यहाँ पे जो लॉ ने उनको डायरेक्शन दी है, जो मूड प्रिस्क्राइब किया है, वो ये किया है कि वो उस प्रॉपर्टी को यानी उस विल को के मुताबिक जो माल हैं वो किस में तकसीम करे, जो डिसीज्ड के जो लीगल हेयर्स हैं, जो वरसा हैं, उसमें तकसीम करे, एंड अप्रोप्रिएट्स देम टू हिज ओन यूज़। अब ए जनाब क्या करते हैं कि वो डिसऑनेस्टली लॉ को डिसोबे करता है, उनकी डायरेक्शंस को वायलेट करता है, और उस प्रॉपर्टी को उस विल के मुताबिक, यानी वो जो विल के मुताबिक जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या करता है, अपने ही यूज़ में लेके आता है। तो यहाँ पे ए क्या करता है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। सो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है, ये डिफिनेशन में किस फ्रेज के साथ लिंक है, ये लिंक है ये इसके साथ, इन वायलेशंस ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड, ठीक है। ये पूरी जो इलस्ट्रेशन है ये इस फ्रेज के साथ लिंक है, यानी उसने कानून की सरेआम खिलाफ वर्जी की है और ट्रस्ट का भी कत्ल किया है। सो ये कौन सी वायलेशन हो गई, ये स्टिट्यूटरी वायलेशन हो गई, यानी लॉ की वायलेशन हो गई। सो सिमिलरली अगर स्टिट्यूटरी वायलेशंस की अगर हम दूसरी इसमें इलस्ट्रेशन देखें, तो वो है इलस्ट्रेशन नंबर ई। सो ए जो है वो कौन है, वो एक रेवेन्यू ऑफिसर है, इज़ इंटरेस्टेड विद पब्लिक मनी and is either directed by law or bound by a contract express or implied with the government to pay into a certain treasury all the public money which he holds. A dishonestly appropriate the money, A has committed criminal breach of trust.
अब रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है? यानी जो सरकारी टैक्स जमा करने वाला ऑफिसर होता है, पब्लिक सर्वेंट जो होता है। अब वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, लॉ ने उसको, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया है, इस वजह से तो उसको हायर किया है और उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डाली है, क्योंकि उसके पास सारा पब्लिक का पैसा होता है। और वो क्या होता है, पब्लिक का जो आवाम का जो टैक्स का पैसा होता है वो किसका होता है? पब्लिक का होता है ना। अगर वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास हैं तो वो क्या है? इंटरेस्टेड है, यानी अमानत है, ठीक है। सो लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, वो क्या है, वो पैसा जो है उसने क्या करना है, जो सरकारी ख़जाना है यानी जो ट्रेजरी है उसमें उसने जमा करवाना था। पर वो क्या करता है कि वो जनाब सारा जो पैसा है उस वो खुद खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, ये क्या था, अगर हम डिफिनेशन में देखें तो ये किस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है, वो यानी वो जो इंटरेस्टेड था जिस प्रॉपर्टी के साथ, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कंट्रोल था ना, तो ये इस फ्रेज के साथ रिलेटेड है, विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, ठीक है। या जो पब्लिक सर्वेंट का कंसेप्ट होता है उसके साथ ही रिलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ की गई कॉन्ट्रैक्ट और लॉ जो है वो अ, दोनों को तोड़ता है। सो अब जो दूसरा कंसेप्ट है वो है कमर्शियल या कंट्रेक्चुअल ब्रीच, और उसके साथ जो इलस्ट्रेशन रिलेटेड है वो बी है और सी है, ठीक है, और एफ भी है। तो इसको हम देखते हैं। तो ये कहते हैं कि ए इज़ अ वेयर हाउस कीपर, जी गोइंग ऑन अ जर्नी एंट्रस्ट हिज फर्नीचर टू ए। जी कहीं जा रहा है, उसने अपना जो फर्नीचर है वो ए को दिया है। वो कौन है? वेयर हाउस कीपर यानी गोदाम का मालिक है, ठीक है, उसके पास रखवाता है। Under a contract that it shall be returned and payment of a stipulated sum for warehouse loan। किस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो उसको देता है? वो उसको कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा जब मैं वापस आऊँगा, और आपने फिर मुझे जो मेरा फर्नीचर है वो वापस करना है, ठीक है। ए डिसऑनेस्टली सेल्स द गुड। अब ए जो है उस फर्नीचर को क्या कर लेता है? डिसऑनेस्टली सेल कर लेता है। अब ये क्या है? ए हिज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसने 405 जो है वो कमिट किया है। अब अगर डिफिनेशन में हम देखें तो ये किस फ्रेज के साथ रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ओके, ये रिलेटेड है इस कंसेप्ट के साथ, वायलेशन ऑफ एनी वायलेशन ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया हुआ है। सो एक तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो एम्प्लाइड भी हो सकता है। और दूसरा, चूंकि उसने यहाँ पे जो फर्नीचर है उसको सेल कर लिया है, उससे पैसे कमा लिए हैं, तो उसने क्या किया है? उसने कन्वर्ट कर दिया है उसको, प्रॉपर्टी को। तो ये इसके साथ भी रिलेवेंट है, डिसऑनेस्टली कन्वर्ट टू हिज ओन यूज़। तो इस प्रेस के साथ भी ये जो इलस्ट्रेशन है ये रिलेवेंट है। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर सी है, ये कहते हैं कि ए रिजाइडिंग इन ढाका, ए रहता है ढाका में, और वो कौन है? एजेंट है किसका? जी का। और जी कहाँ पे रहता है? वो मौसूफ जो है वो लाहौर में रहते हैं। यानी यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंसेप्ट जो है आ सकता है, यानी प्रिंसिपल और एजेंट का, ठीक है, कंट्रैक्ट लॉ का। देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जी दैट ऑल सम रिमिटेड बाय जी टू ए शुड बी इन्वेस्टेड बाय ए। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, चूँकि ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता है, तो लाजमी बात है जब भी हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो एक यूजुअली तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर रिटर्न ना हो तो ऑब्वियसली एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही हैं, ठीक है। सो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और जी के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट ये है कि दैट ऑल सम रिमिटेड बाय जी टू ए, कि वो कि जितनी भी जो मनी है जो जी उसको देगा ए को, और वो ए उसको क्या करेगा? ए उसको इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जी डायरेक्शन, जैसे यानी जी उसको डायरेक्ट करता है, या जी ने जैसे उसको कहा है। जी क्या करता है? रिमेट्स लेक ऑफ रुपीज़ टू ए, वो उसको 1 लाख रुपए बेचता है, यानी अपने एजेंट को, इस डायरेक्शन के साथ कि उसको ए को कहते हैं कि इसको इन्वेस्ट करो द सेम इन द कंपनीज पेपर, यानी इन पैसों को क्या करो? कंपनीज पेपर में इन्वेस्ट करो। अब वो क्या करता है? कंपनीज पेपर मीन्स जो सरकारी पेपर्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करो। ए डिसऑनेस्टली डिसोबेज द डायरेक्शन, वो क्या करता है? डिसऑनेस्टली उस डायरेक्शन को डिसोबे करता है,
एंड एम्प्लॉयज़ द मनी इन हिज ओन बिजनेस, और सारा पैसा जो है वो अपने बिजनेस में लगा लेता है, यानी इसको ज़ाती यूज़ कर लेता है, ठीक है। ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये किस फ्रेज के साथ रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डिसऑनेस्टली यूजेस के साथ, क्योंकि उसने डिसऑनेस्टली उस पैसे को, है तो वही पैसा, यानी उसने कन्वर्ट नहीं किया, उसने डिसऑनेस्टली यूज़ कर लिया है, किसके लिए? अपने ज़ाती मकसद के लिए। तो ये इस फ्रेज के साथ रिलेवेंट है, और इसके साथ भी रिलेटेड है इन वायलेशंस ऑफ एनी जो डायरेक्शन है, या इन वायलेशंस ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इसके साथ भी रिलेवेंट है। अब इलस्ट्रेशन नंबर इफ को देखते हैं, क्योंकि ये भी कमर्शियल उसके साथ लिंक है, परमिसिव प्रिपरेशन के साथ। तो ये कहते हैं कि ए जो है वो कौन है? कैरियर है। कैरियर कौन होता है? जो माल ट्रांसपोर्ट करने वाले ड्राइवर होते हैं, ठीक है, जो उसको कैरियर कहते हैं। ए एक कैरियर है, इज़ इंटरेस्टेड बाय जी, जी ने उसको इंटरेस्ट किया है। इंटरेस्ट मीन्स अपना माल, उसको उस पर ट्रस्ट करके उसको माल दिया है, यानी अपनी प्रॉपर्टी उसको दी है। टू बी कैरीड बाय लैंड और बाय वाटर, चाहे वो ज़मीन के ज़रिए से उसको ले जाएँ, ज़मीनी रास्ते से लेके जाएँ या समंदरी रास्ते से उसको ले जाए। ए डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी। अब ए जो है वो क्या कर लेता है? वो रास्ते में उस काम जो माल है वो गायब करके गायब कर लेता है। ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ये ट्रांसपोर्ट और जो लॉजिस्टिक के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी ब्रीच को यानी डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं जो इलस्ट्रेशन नंबर डी है, ये कहते हैं कि बट इफ़ ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन, यानी ये लिंक है किसके साथ? इलस्ट्रेशन नंबर सी की जो एग्जांपल है उसके साथ वो लिंक है, लेकिन इसको हम इस वजह से आखिर में देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ना तो स्टेट्यूटरी ब्रीच है और ना ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच है। सो इसमें एक नई सिचुएशन है, तो उस इस वजह से हम इसको लास्ट में देख रहे हैं। और वो क्या है? वो ये है, ये कहते हैं कि इस इलस्ट्रेशन में जैसे ए जो है वो जी का एजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए क्या करता है? इन द लास्ट इलस्ट्रेशंस नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड, यहाँ पे तो उसने डिसऑनेस्टली जो पैसा है वो हड़प कर लिया है, ठीक है, अपने ज़ाती मुफाद के लिए उसको इन्वेस्ट कर लिया है। ये कहते हैं कि अगर ए जो है उसको 1 लाख रुपए जी बेच देता है और उसने उसको कहा है कि अपनी कंपनी पेपर जो है इन्वेस्ट करने, उसे ख़रीदने हैं, अब वो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी? डिसऑनेस्ट थी, ठीक है, डिसऑनेस्टली। अब ये जो सेक्शन है, ये जो एग्जांपल है, इसमें कहते हैं कि ए जो है नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ। ये जो गुड फेथ का कंसेप्ट है इसको पाकिस्तान की कोड का जो सेक्शन नंबर 52 है वो बताता है कि गुड फेथ तब होती है जब आप ड्यू केयर और अटेंशन से काम ले लेते हो, ठीक है। अगर आप ड्यू केयर और अटेंशन फॉलो नहीं करते तो फिर जो है वो गुड फेथ नहीं होता। सो वो उसका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट नहीं है बल्कि गुड फेथ है, और वो गुड फेथ में ये बिलीव कर रहा है that it will be more for Z's advantage to hold shares in the Bank of Bengal। वो क्या करता है? वो ये बिलीव करता है कि बजाय इसके कि उसके लिए कंपनी के पेपर खरीदे जाएं, वो जी के हक में ये ज़्यादा बेहतर है कि बैंक ऑफ बंगाल के जो शेयर हैं वो ख़रीदे जाएं, क्योंकि ये अब आपको पता है कि ये 1860 में ड्राफ्ट हुआ है, तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं ये सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, अभी तक चेंज नहीं हुए। और हालांकि अभी तो हमारा बंगाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हमारा ढाका के साथ कोई ताल्लुक़ है, लेकिन खैर ये तो फिर भी हो सकता है कि ये एजेंट और प्रिंसिपल ये तो दुनिया के किसी मुल्क में भी हो सकते हैं, बट स्टिल ओके। तो ये कहते हैं कि वो ये गुड फेथ में बिलीव करता है कि बजाय इसके कि जी के लिए कंपनी के पेपर ख़रीदे जाएं, वो उसके हक में ये ज़्यादा बेहतर है, उसके लिए मुनाफा बख्श हैं कि अगर बैंक ऑफ बंगाल के शेयर्स जो हैं वो ख़रीदे जाएं। अब वो क्या करता है? वो जी की डायरेक्शंस को डिसोबे करते हैं, क्योंकि जी ने तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अकॉर्डिंग टू द जी डायरेक्शन, जी ने डायरेक्शन दिए हैं कि आपने कंपनी के पेपर लेने हैं। अब डिसोबे क्या करता है कि वो जी की डायरेक्शन को डिसोबे कर लेता है और बैंक ऑफ बंगाल के जो शेयर्स हैं वो ख़रीद लेता है और जी के लिए, इंस्टेड ऑफ बाइंग कंपनीज पेपर, क्योंकि कहा तो उसको यही गया था ना कि हमने कंपनी पेपर लेने हैं। यहाँ पे दो जी शुड सफ़र लॉस, अब उसने बैंक ऑफ बंगाल के शेयर ले लिए और बैंक ऑफ बंगाल जो है वो डूब गया। तो अब जी को क्या हुआ? उसको नुकसान हुआ। एंड शुड बी एंटाइटल टू ब्रिंग अ सिविल केस अगेंस्ट ए। अब यहाँ पे वो एंटाइटल हैं कि वो सिविल केस जो है ए के अगेंस्ट जो है वो दाखिल करे।
एंड अकाउंट ऑफ दैट लॉस, यानी वो लॉस जिसको उसको हुआ है क्योंकि वो लीगली एंटाइटल उसके लिए, येट ए नॉट हैविंग एक्टेड डिसऑनेस्टली, चूंकि उसने डिसऑनेस्टली ये एक्ट नहीं किया, सो इस वजह से वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में फॉल नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो ए है वो क्या कर सकता है कि वो जो सिविल कोर्ट में अगर वो जो केस है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, अब वो सिविल सूट जो है, सिविल एक्शन जो है, वो करके अपना जो फाइनेंशियल डैमेज है वो वापस ले सकता है। पर ये क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसऑनेस्टी शामिल नहीं है, और ना ही जो डिफिनीशन के अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे एप्रोप्रिएशंस हो गया, या कन्वर्ट टू हिज ओन यूज़ हो गया, या यूजेस हो गया, या डिस्पोजेस हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो यानी वो मौजूद नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जब आप किसी डिफिनीशन को, किसी ऑफेंस को प्रूफ करते हैं तो उसकी जितनी भी मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो आपको कोर्ट में जो है प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। सो जब भी आप डिफिनीशन देखते हैं तो उसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आपको उसको निकालना होता है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 406 को। ये उसकी पनिशमेंट बताता है, यानी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हु एवर कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कमिट्स यानी एक्चुअल कमीशन जो है वो प्रूफ हो चुकी हो, यानी सेक्शन नंबर 405 जो है वो प्रूफ हो चुका हो, तो जब प्रूफ होगा तो उसके बाद ही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ऐसे शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी अब ईदर डिस्क्रिप्शन, जो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक, या उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा, या उसको इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दोनों उसके ऊपर लग सकते हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इम्प्रिजनमेंट है वो टाइप ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 53 है, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 53 हो, हमें लिस्ट ऑफ पनिशमेंट देते हैं। इसमें 10 किस्म की पनिशमेंट है, और जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो इसी सेक्शन से इसकी सज़ाओं को चूज़ किया जाता है। तो उस सेक्शन के लिए, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जो जिस पनिशमेंट के चूज़ किए गए हैं वो 8 नंबर की हैं। और ये सेक्शन हमें कहते हैं कि इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप्स की होती हैं, 2 डिस्क्रिप्शन की होती हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और ये जो फ़ाइन 10 नंबर वाली है फ़ाइन, ये भी उसके लिए चूज़ की गई है, यानी ये दो पनिशमेंट उसके लिए चूज़ की गई है। तो जब इधर डिस्क्रिप्शन आते हैं तो उससे ये मुराद होता है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे, चाहे तो वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ले। और इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, मे एक्सटेंड यहाँ पे लिखा हुआ, शेल नहीं लिखा हुआ, तो 7 ईयर तक, यानी 7 ईयर्स है, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है 7 साल तक, यानी 7 साल से कम भी हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही है तो फिर 7 साल से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 407 को। ये कहते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर्स एटसेट्रा, यानी ये जो सेक्शन है 407, ये कोई नया ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, ठीक है। ऑफेंस वही है जो सेक्शन नंबर 405 में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन नंबर 407 सिर्फ ये कहती है कि अगर सेक्शन 405 वाला ऑफेंस जो है कुछ ख़ास प्रोफेशन के लोग अगर करें तो उनके लिए क्या पनिशमेंट जो है वो होगी, ठीक है। यानी जो सेक्शन नंबर 405 है वो डिफिनीशन देता है, वो बेस ऑफेंस है। जो सेक्शन नंबर 407 है ये एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 405 है। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि हु एवर बीइंग इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी इज़ अ कैरियर। इसको हम इलस्ट्रेशंस में भी यहाँ पे देख चुके हैं कि कैरियर का क्या मतलब होता है। यानी कैरियर वो शख्स होता है, या शख्स भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकती है, जिसका बिजनेस ही ये हो कि वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाना उनका काम होता है। यही गुड्स मीन जिस सामान होता है, ठीक है। यानी अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, तो आप सबको मालूम है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है TCS, और जो दूसरी है वो है ल्यूपर्स, ठीक है। तो ये सारा क्या करती हैं, ये ल्यूपर्स कोरियर, या जो डाइवो कार्गो है, NLC है, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, ये कैरियर्स हैं, ठीक है। ये गुड्स को एक जगह से, इनका बिजनेस ही यही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को वो करे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कस्टमर ने पार्सल जो है वो किसी कैरियर को दिया हुआ है, और कैरियर उसे बेच दे या अपनी प्रॉपर्टी बना ले, तो फिर उसके ऊपर सेक्शन नंबर 407 जो है वो अप्लाई हो सकता है। आगे ये कह रहे हैं कि वर्फिंगर, वार्फ का मतलब होता है, वार्फ का मतलब होता है नदी या समंदर के किनारे में जो
लोडिंग या अनलोडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, या डॉक होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं वार्फ। और जो वार्फ फिंगर होता है वो शख्स होता है जो उस वार्फ के वार्फ को मैनेज करता है, ठीक है, और लोगों का जो माल है वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए रिसीव करता है। सो अब ये जो लफ्ज़ हैं ये डेली उसमें तो कंटेक्स्ट में तो यूज़ नहीं होता, लेकिन ये जो वॉर फिंगर हैं या ये जो काम है ये तो अभी भी होता है ना। जैसे पोर्ट्स पर ये जो कराची पोर्ट ट्रस्ट हैं या पोर्ट कासिम ट्रस्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग तो होती है, प्लेटफॉर्म्स जो है वो बने हुए होते हैं। और वेयर हाउस कीपर का क्या मतलब होता है कि वेयर हाउस कीपर जो है ये वो शख्स होता है जो स्टोरेज का बिजनेस करता है, ठीक है। अगर आपके पास खुली जगह हो और आप लोगों का सामान जो है या कोई और सामान जो है वो आप स्टोर करके रखते हैं, यानी अगर एक इम्पोर्टर है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाउस में रखता है, तो वेयर हाउस ओनर की क्या जिम्मेदारी है, उसकी लीगल ड्यूटीज़ ये हैं कि वो गुड्स को सेफ तरीके से रखे, ठीक है, और बाद में ओनर को वापस कर दें, ठीक है। तो ये वेयर हाउस कीपर की जिम्मेदारी होती है। अगर वो उन गुड्स को मार्केट में बेच दें तो फिर उसके ऊपर क्या लगेगा, सेक्शन नंबर 407 जो है वो लगेगा, ठीक है। और इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो हम 405 बी में भी देख चुके हैं ये वाली, कि अगर वेयर हाउस कीपर होता है, ठीक है, वो उसको सेल कर लेता है किसी चीज़ को, तो फिर वो ये समझा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो किया है। ओके। सो आगे ये कहते हैं कि अगर कोई कैरियर है, कोई वर्फिंगर है या कोई वेयर हाउस कीपर है, अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी उनके पास रखवाई गई है या उनको दी गई है, तो वो लोग जो हैं वो पनिश होंगे विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। उसके साथ साथ प्लस उनके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा। अब यहाँ पे यकीनन आपके जहन में एक सवाल जो है वो आया होगा, और वो सवाल ये है कि जैसे हमने सेक्शन नंबर 405 के इलस्ट्रेशंस में कुछ वेयर हाउस की एग्जांपल देखी, कैरियर की देखी, ठीक है। अ, जो सेक्शन नंबर 405 है, यानी जो बेस ऑफेंस है, उसकी जो पनिशमेंट है वो भी एक्सटेंड टू 7 ईयर प्लस फ़ाइन है या बहुत हैं। और अगर हम इसको देखें तो इसकी जो पनिशमेंट है वो सेम पनिशमेंट है, 7 ईयर प्लस फ़ाइन है, ठीक है। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि दोनों को जो है, ये जो कुछ लोग हैं इसके लिए अलग सेक्शन जो है वो बनाया गया है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो लॉ का फोकस है ना, वो पनिशमेंट से ज़्यादा स्टेटस के ऊपर है। यानी ये जो प्रोफेशंस हैं, ये जो मेंशन्स हैं यहाँ पे, ये लोगों की प्रॉपर्टी पर ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर चलता है, क्योंकि जो कैरियर होते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों पार्सल जो है वो रिसीव करते हैं। और इसी तरह जो वेयर हाउसेस होते हैं, कीपर्स होते हैं, वो करोड़ों रुपए का माल जो है वो अपने पास स्टोर करते हैं। और जो वार्ड फिंगर्स होते हैं वो इंटरनेशनल कार्गो को हैंडल करते हैं। सो इस वजह से जो लॉ है वो इनके लिए यानी इनको स्पेसिफिकली इनका जो स्टेटस है उसको अलग से एक ऑफेंस जो है वो क्रिएट कर रही है ताकि लोगों का जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर ट्रस्ट जो है वो कायम रहे। यानी जो सेक्शन नंबर 407 है ना, ये सेक्शन 405 का प्रोफेशनल एग्रीवेटेड फॉर्म है। जब ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज का बिज़नेस करने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी प्रोफेशनल कस्टडी में उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसका अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं तो फिर उनके ऊपर सेक्शन नंबर 407 जो है वो लगती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 408 को। ये कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, ठीक है। सो ये भी जो सेक्शन नंबर 405 है उसका वो है एग्रीवेटेड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं यानी जो स्टेटस हैं वो चेंज हो गए हैं, वो क्लर्क और सर्वेंट्स के ऊपर हैं, जैसे यहाँ पे कैरियर्स के ऊपर था। तो ये कह रहे हैं कि हु एवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट। अब क्लर्क कौन होता है? अगर ये हु एवर जो है यानी ये जो हु एवर हैं यहाँ पे कोई आम शख्स नहीं हो सकता। कोई उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो या क्लर्क हो या कोई सर्वेंट हो, ठीक है। और क्लर्क कौन होते हैं? यानी ये वो एम्प्लॉय होता है जो ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग या रिकॉर्ड वर्क जो है वो करता है। मिसाल के तौर पर कोई कैशियर हो गया, कोई अकाउंटेंट हो गया, कोई ऑफिस का क्लर्क हो गया, ठीक है, या कोई किसी अकाउंटेंट का कोई असिस्टेंट हो गया, तो ये क्लर्क हो गए। या अगर वो क्या है, सर्वेंट है। सर्वेंट का मतलब सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेंट शामिल नहीं होता।
यानी इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो एम्प्लॉयर्स के कंट्रोल और सुपरविजन्स के अंडर जो है वो काम करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ड्राइवर है, कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, या कोई ऑफ़िस का पियन है, ठीक है, सेल्समैन हो गया, कोई कैश कलेक्टर हो गया, तो ये सारे सर्वेंट्स के कंसेप्ट जो हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट से जो है ये रिलेटेड है। और एम्प्लॉयड इज़ अ क्लर्क और सर्वेंट, यहाँ पे तो लिखा है ना कि वो बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट हो, यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉयड इज़ अ क्लर्क और सर्वेंट हो। यानी अगर उनको ऑफिशियल उनके पास अपॉइंटमेंट ना भी हो क्लर्क और सर्वेंट की, बल्कि उनको एम्प्लॉय किया गया हो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के या जो डेली वेजेस हैं की बुनियाद पर, अगर उनको इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, रखा गया है, जो क्लर्क और सर्वेंट करते हैं, तो वो लोग भी शामिल हैं इसमें। और इसकी ये जो टर्म यूज़ किया गया है स्पेसिफिकली, इसका मतलब मकसद ही यही है कि ताकि कोई कोर्ट में कल को ये डिफेंस ना ले सके कि भाई मेरा डिजिग्नेशन तो क्लर्क था ही नहीं, ठीक है। तो तब यही देखा जाएगा कि क्या वो एज अ क्लर्क या सर्वेंट एम्प्लॉयड था, तो इस चीज़ को देखा जाएगा ताकि वो कोई जो है वो ये प्ली ना ले सके और कोई लीगल जो लूप होल्स हैं वो ना रहे। सो यहाँ पे ज़रूरी ये चीज़ है कि क्या वो शख्स जो है वो क्लर्क या सर्वेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा था, अगर कर रहा था तो बस वो फिर सेक्शन नंबर 408 के अंदर आएगा। आगे ये कह रहे हैं कि एंड बीइंग इन एनी मैनर entrusted in such capacity with the property। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्टेड इन सच प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सच कैपेसिटी। इन सच कैपेसिटी से जैसे क्या मुराद है कि उसकी जो जॉब है उसकी वजह से यानी उस वजह से उसको वो जॉब मिली हो, ठीक है। किस वजह से? उस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। इन सच कैपेसिटी विद द प्रॉपर्टी, यानी इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कार है, कंपनी की एक कार है, वो क्या है, वो प्रॉपर्टी है। वो कंपनी की परमिशन के बगैर जो है वो कार बेच देता है। सो अगर फैक्ट्स जो है वो सेक्शन नंबर 405 इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो सेक्शन नंबर 408 है उसका वो भी इस्टेब्लिश हो सकती है। और इसकी वजह ये है कि उसको जो इंटरेस्टमेंट दी गई थी वो इंटरेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई है, क्योंकि उसको एम्प्लॉय किया गया है और उसके ऊपर ट्रस्ट करके कंपनी ने उसको बॉडी दी हुई है, ठीक है। ओके, आगे सेम वही कंसेप्ट है। और विद एनी डोमिनियन और प्रॉपर्टी, इसको हम 405 में ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी एम्प्लॉय या क्लर्क के पास या तो फिजिकली प्रॉपर्टी मौजूद हो या उसके पास उस प्रॉपर्टी का जो लीगल कंट्रोल है वो मौजूद हो, ठीक है। सो अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो कमिट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उनको इंटरेस्ट की गई है उस कैपेसिटी में, तो वो पनिशेबल होंगे इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन की जो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक, प्लस उनके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है। देखें, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता होता है ये ट्रस्ट के ऊपर चलता है, ठीक है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो हर रोज़ कैश देता है, डॉक्यूमेंट्स देता है, गुड्स भी देता है और एक्सेस भी देता है और पासवर्ड्स भी देता है। अगर एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, तो फिर जो एम्प्लॉयर हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में होगा। इसलिए इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसको ये जो है ये सेक्शन नंबर 405 का एग्रीवेटेड ऑफेंस बनता है। और यहाँ भी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। सो जो सेक्शन नंबर 407 था वो स्पेशल प्रोफेशंस जैसे कैरियर, वारफिंगर्स, वेब हाउस कीपर, यानी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज बिजनेस के बारे में था, जबकि उनके ट्रस्ट के ऊपर था। जबकि 408 जो है ये जनरल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के बारे में, जैसे क्लर्क, सर्वेंट, एम्प्लॉय, ठीक है। यानी ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ट्रस्ट के बारे में है। यानी जो सेक्शन नंबर 408 है ये 405 का एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एग्रीवेटेड ऑफेंस है। जैसे हमने कहा ना कि 407 जो है वो 405 का प्रोफेशनल लेवल प्रोफेशन बेस्ड एग्रीवेटेड फॉर्म है, तो इसी तरह ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एग्रीवेटेड फॉर्म है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 409 को, जो इसी सब थीम का लास्ट सेक्शन है। ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। सो इसका जो टेक्स्ट है यहाँ से तो आपको समझ आ गई होगी कि ये किसके मुतालिक है, ठीक है। कि अगर कौन लोग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हु एवर बीइंग इन एनी मैनर
entrusted with property। अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी जो है किसी भी तरीके से वो इंटरेस्ट जो है वो की गई है, और इसको हम 405 में डिटेल के साथ देख चुके हैं कि इन एनी मैनर इंटरेस्टेड का क्या मतलब होता है। सो सिंपली ये है कि अगर उनको प्रॉपर्टी जो है वो इंटरेस्ट की गई है और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी इन हिज कैपेसिटी, या उनके पास प्रॉपर्टी का कंट्रोल है, ठीक है, इन हिज कैपेसिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, यानी इसका मतलब ये है कि जो हु एवर है वो जब खयानत करता है ना, उस वक्त वो क्या कौन होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। यानी वो इन कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफेंस जो है वो कमिट कर रहा होता है, ठीक है। और जो पब्लिक सर्वेंट है इसको पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 21 है उसने डिफ़ाइन किए हैं, इसको देखते हैं। सो ये पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक सर्वेंट है, इसकी डिफिनीशन ये काफ़ी एक लेंथी सेक्शन है। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लोग हैं वो शामिल हैं, जैसे कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, जज, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जूरीमैन, असेसर, आर्बिट्रेटर, और सिमिलरली इसमें एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें काफ़ी 11 किस्म के लोग हैं मेरे ख्याल में। 11 किस्म के लोग नहीं है, 11th यहाँ पे इसके सब क्लॉजेस हैं जो एक डिटेल डिफिनीशन जो है वो पब्लिक सर्वेंट की प्रोवाइड करती हैं कि लॉ में पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, ठीक है। सो अगर कोई शख्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसके पास कोई प्रॉपर्टी जो है वो इंटरेस्टेड है, या वो उस प्रॉपर्टी का डोमिनियन है, और इन द वे ऑफ हिज बिजनेस इज़ अ बैंकर, या वो यानी प्रॉपर्टी उसके पास है या वो डोमिनियन है एज अ बैंकर, ठीक है, या वो मर्चेंट है और उसके पास प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड है या वो उसका डोमिनियन है। फिक्टर्स, ब्रोकर्स, अटॉर्नी और एजेंट, अगर ये लोग क्या करते हैं, कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो उनके पास इंटरेस्टेड है या जिनके वो डोमिनियन है, तो ऐसे लोगों की पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो एक्सटेंड हो सकती हैं 10 ईयर तक, प्लस उनके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा। यहाँ पे आप 3 देख सकते हैं, ये ब्रैकेट देख सकते हैं, यहाँ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ये जो 3 है ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ट्रांसपोर्टेशन का लाइफ फॉर लाइफ का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जब ये पीपीसी 1860 में ड्राफ्ट हुआ था, तो उस दौर में अगर कोई ये जुर्म करता था तो उनको जिसको मुल्क बदर कहते हैं, मुल्क बदर मीन्स कि उनको किसी ऐसी जजीरे पे किसी ऐसी जगह भेजा जाता था कि वो वहाँ से वो बिल्कुल जो आम ज़िंदगी है उससे उनको यानी तनहा ज़िंदगी गुजारनी होती थी, जैसे काला पानी वगैरह में उनको भेजा जाता था, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको क्या किया गया है, सब्सटीट्यूट किया गया है। किन वर्ड्स की 1972 में किस पनिशमेंट में उसको चेंज किए हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। अब पब्लिक सर्वेंट को तो हमने देख लिया, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट को पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 21 है वो डिफ़ाइन करता है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पब्लिक फंड्स रिसीव करता है, फिर उन्हें डिसऑनेस्ट तरीके से अपने यूज़ में लाता है, तो वो सेक्शन नंबर 409 के अंडर आएगा, ठीक है। अगर इसकी मिसाल हम ले लें कि एक पब्लिक सर्वेंट है यानी गवर्नमेंट अकाउंटेंट है, अकाउंट्स ऑफिसर है, उसको फ्लड रिलीफ के लिए अगर 5 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं, वो पैसा फेक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यानी यहाँ पे इंटरेस्टमेंट भी है ना, एक एलिमेंट भी मौजूद है, पब्लिक सर्वेंट का एलिमेंट भी मौजूद है, और यहाँ पे जो डिसऑनेस्टी है, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मेन एलिमेंट है, वो भी मौजूद है क्योंकि उसने फेक अकाउंट्स में वो पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पे उसके ऊपर सेक्शन 409 जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा भी है। और या अगर कोई बैंकर है उसके पास कोई इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी है या वो उस प्रॉपर्टी का डोमिनियन है, जैसे देखें बैंकिंग जो सिस्टम है वो सारा ट्रस्ट के ऊपर चलता है। कस्टमर अपना जो पैसा है वो बैंक को इसलिए देता है क्योंकि हमें यकीन होता है, हम सब के बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो हम पैसा इसीलिए तो वहाँ पे जमा करवाते हैं, हालांकि हम तो उनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन एक ये जो रिलेशन है ये ट्रस्ट के ऊपर चलता है। सो बैंक अगर उस पैसे को यानी बैंक लॉ के अकॉर्डिंग उस पैसे को जनरली हैंडल करता है। सो अगर बैंक ही उस ट्रस्ट को तोड़ दे तो फिर जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होगा। सो इसकी ये जो बैंक है वो भी सेक्शन 409 में है, ठीक है। और फिर आगे हैं मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है कोई प्रोफेशनल जो ताजिर होते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन,
जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर उसे बिजनेस की कैपेसिटी में प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हुई है और उसने कमर्शियल जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो फिर उसके ऊपर भी 409 जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है। और फैक्टर्स हैं, ये पुराना जो कमर्शियल लॉ है उसका टर्म है, अभी तो ज़्यादा सुनने देखने को नहीं मिलता। लेकिन फैक्टर वो कमर्शियल एजेंट होते हैं जिसे प्रिंसिपल गुड्स देता है ताकि वो उन्हें बेचे, और सेल जो है वो सेल प्रोसीड जो है वो प्रिंसिपल को दे। सो अगर जो ये फैक्टर हैं ये गुड्स या पैसा अपना बना ले, ठीक है, अपने लिए इस्तेमाल कर ले, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर ले, तो उसके ऊपर भी सेक्शन 409 यूज होता है। ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर बायर और सेलर के दरमियान एक दरमियान का शख्स होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है, जैसे एक प्रॉपर्टी लेने वाला शख्स होता है, एक बेचने वाला शख्स होता है, उनके बीच में जो सौदा करने वाला शख्स होता है उसको क्या जो डील सेट करवाने वाला शख्स होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं। ठीक है। जैसे स्टॉक ब्रोकर भी होते हैं, कमोडिटी ब्रोकर्स भी होते हैं। सो अगर ब्रोकर जो है वो क्लाइंट के फंड्स या जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको अपना अपना बना ले और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर ले, तो वो भी इस सेक्शन के अंडर आता है। और जो अटॉर्नी है, ठीक है, अटॉर्नी से मुराद वो शख्स हैं जिसे लीगल अथॉरिटी जो है वो दी गई हो। ठीक है। सो इसमें यानी अगर इसको हम सिंपल लफ्ज़ में देखें तो वो लोग जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो होते हैं। ठीक है। सो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी अपनी बना लें तो फैक्ट्स के मुताबिक जो सेक्शन 409 है वो इस्टेब्लिश होगी उनके ऊपर भी। और जो एजेंट हैं, एजेंट वो शख्स होता है जो प्रिंसिपल की तरफ से काम करता है। ठीक है। एजेंसी एक्ट के प्रिंसिपल्स यहाँ पे रिलेवेंट हो सकते हैं, और अगर प्रिंसिपल एजेंट को पैसा या प्रॉपर्टी दे और एजेंट जो है उसे अपने उसके लिए यूज़ करे, उसको सेल करे, यानी डिफिनीशन क्या 405 की डिफिनीशन के मुताबिक कोई भी चीज़ अगर उसमें से करे तो फिर जो एजेंट है वो लाइबल हो सकता है। क्या सो इनमें से कोई भी अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये ऑफेंस करता है तो फिर उनके लिए ऊपर जो है सेक्शन 409 अप्लाई होगा, और उनकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के मुताबिक उनको नहीं दी जा रही तो फिर उनको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर तक। यानी जो 10 ईयर है ये क्या है, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। जो मिनिमम पनिशमेंट है वो कोई भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती हैं, 1 साल भी हो सकती हैं, 9 साल भी हो सकती हैं। और फिर उसके साथ साथ जो फ़ाइन है वो भी ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है शेल, तो फ़ाइन तो लाजमी ही है। ठीक है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपका इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर इन वीडियोस के हवाले से कि इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।